सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में उसके भाग से, समितियों से और उनके अनुच्छेद से किन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं उनकी हमने चर्चा की थी। आज हम लोग संविधान के उद्देश्य यानी प्रस्ताव से यानी प्रस्तावना से और उसके संविधान के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो यूपीपी हो और चाहे वो एनटीपीसी हो या एसएससी जीडी हो। सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये भी देखिएगा, ये भी तय करिएगा कि हम यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराते हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही भी होते हैं। जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितने हमारे आज क्वेश्चन सही हुए। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यानी संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? ऐसे प्रश्न आया है। इसके ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। 2006 में, 2008 में, 8 में आया है, यूपी पीएससी जीआईसी वाले में आया है, 2012 में, 2015 में। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा उद्देशिका। देखिए, उद्देशिका को प्रस्तावना के नाम से जानते हैं और सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात डिसाइड की कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है। उसको लेकर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जो कि 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव अनुमोदित कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में उद्देश्य के नाम से यानी उद्देश्य को प्रस्तावना के नाम से बदला गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार से संविधान की आत्मा जो कही जाती है वो है क्या? उद्देशिका है, यानी प्रस्तावना है, प्रस्तावना। और अगर हम एक और देखें तो भारतीय संविधान के जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? संविधान लागू किया गया था। यानी हमसे ये पूछा गया है कि प्रस्तावना में संविधान के शुरुआत में कौन कौन से शब्द थे। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। देखिएगा 2009 में, 2008 में, यानी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। और आपके ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिएगा इसमें जब 1950 का आया तो उस समय यानी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं की गई थी, तो इसलिए ये गलत हुआ। 1950 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष इनकी बात नहीं की गई थी, तो इसलिए ये भी गलत हुआ। यानी डी और बी क्या है? गलत है। दूसरी चीज आता है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य इसकी बात की गई थी, लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज की बात की गई थी, उसका नाम था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी 1950 ईस्वी में ये क्रम था। 1950 ईस्वी में ये क्रम था। एक चीज और भी बता दें कि जैसे हमारे प्रस्तावना में बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। एक का नाम था समाजवादी,
समाजवादी। अभी देखिए ये 1976 के बाद आया, यानी 42वें संविधान संशोधन में आया, तो एक जोड़ा गया समाजवादी, एक जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष भी, पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया था अखंडता, अखंडता। तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन अगर हम क्रम की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसका जो क्रम बनता है वो बनता ये है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो क्रम बनेगा ये बनेगा कब? ये 1976 के बाद बनेगा, 42वें संविधान संशोधन के बाद बनेगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1976 के बाद हमारी प्रस्तावना में जो शब्द है उनका क्रम कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये जो है 1976 के बाद की स्थिति है। और 1976 से पहले की स्थिति की बात की जाए तो उसकी पहले की स्थिति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये 1976 के पहले की स्थिति है, यानी 1950 के बाद और 1976 के पहले की स्थिति है। अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत स्वतंत्र एक राष्ट्र है, भारत पर किसी भी राष्ट्र का बंदिश नहीं है, भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा चीज लिखा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है कि भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की व्यवस्था है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर है तो भी वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है, यानी सभी चीज़ें जो अधिकार है वो पूरी तरीके से क्या है? सरकार का है, तो समाजवादी है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि भारत के किसी भी राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, या भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय धर्म है जिसका नाम है इस्लाम, तो वो एक इस्लामिक कंट्री है और भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लोकतांत्रिक क्या मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि भारत में जितनी भी पावर है सब जनता को निहित है, यानी जनता को दी गई है, सभी पावर जनता में निहित है। गणराज्य का मतलब ये होता है कि भारत में जो सर्वोच्च पद है उस पर कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी उस पर बैठ सकता है राष्ट्रपति के रूप में, यानी भारत में राजशाही शासन नहीं है, गणराज्य है, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति वंशानुगत नहीं है, कोई भी व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। तो इस प्रकार 1950 से पहले की स्थिति के लिए कौन सा आंसर सही था? सी। और 1950 के बाद 1976 के बाद अगर की बात करें तो उसका है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अगला जो है तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, यानी किसका उल्लेख हमारी प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें कौन सा न्याय नहीं लिखा गया है। तो एक चीज़ जान लें, हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। यानी हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। और बात करें तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता की भी बात की गई है, और स्वतंत्रता इसमें 5 प्रकार की बताई गई है। 5 प्रकार की कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो विचार की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं न्याय की, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और अगर हम कहते हैं अवसर की, यानी जो हम समानता की बात करते हैं, तो समानता जो है वो समानता की भी बात की गई है। और समानता 2 प्रकार की। कौन कौन सी समानता? एक समानता है जो प्रतिष्ठा की है और एक समानता है जो अवसर की समानता है, अवसर की समानता है। तो हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। हम अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यानी प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, इनको लेकर प्रश्न है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। प्रभुत्व संपन्न, ये हमारे प्रस्तावना के मूल प्रस्तावना में था, यानी 1950 के बाद की प्रस्तावना में था। लेकिन लोक कल्याण नामक शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं लिखा है। और अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले सार्वभौमिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये क्रम हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। इस प्रकार हमारी उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। तो इसका उत्तर क्या सही हुआ? लोक कल्याण। लोक कल्याण उत्तर सही हुआ। अगला प्रश्न हमें देखिए, अगला प्रश्न हमारा लिखा है, 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। आपको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही है या ए का कारण आर है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन है आपका, कथन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। हाँ, ये लाइन सही है। ये लाइन तब सही होती है जब 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये लाइन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य। दूसरा कारण क्या दिया गया है? ये कारण ये है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जहां दिया गया है, तो यानी ये कारण भी सही होगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक का नाम समाजवादी, दूसरे का नाम पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। और हमारी प्रस्तावना की जो भाषा थी उनमें ये जो 3 शब्द थे वो जोड़ने के कारण हमारी प्रस्तावना की जो क्रम था वो था संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद था। यानी यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है, और ए का जो कारण है वो कौन है? आर है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही का व्याख्या करता है या कारण है, यानी ये हमारा सही है। बाकी सब हमारे क्या है? गलत है। इस प्रकार कौन सा सही है? पहला सही है। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली माना है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर और के.एम. मुंशी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है, कुंजी कहा है, आत्मा या कुंजी कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की जो आत्मा है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। और वहीं के.एम. मुंशी की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी ने
संविधान को, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। वही और भी बात करें तो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने संविधान में एक लाइन जोड़ा है कि जो अगर प्रस्तावना अगर मान लीजिए संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अटलिकाएं हैं। तो सुभाष कश्यप ने ये लाइन कहा है और संविधान को यानी प्रस्तावना को आत्मा जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। वही जन्म कुंडली की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी ने कहा है। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका बेरूबारी। देखिएगा बेरूबारी की बात करें तो बेरूबारी केस 1960 ईस्वी में आया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन वही जब दूसरा केस आया वो बम्बई राज्य का आया, यूनियन ऑफ स्टेट का आया जो केस, उसमें ये कहा गया कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, ऐसी अवधारणा बम्बई राज्य यूनियन ऑफ स्टेट में प्रस्तुत की गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले आए वो है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस 1973 में आया और 1973 में ये कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो अंग मानी गई, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो संविधान की जो प्रस्तावना संविधान का अंग जो माना गया वो है केशवानंद भारती केस 1973 में। लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो अवधारणा प्रस्तुत की गई वो बम्बई राज्य यूनियन ऑफ स्टेट केस में अवधारणा प्रस्तुत की गई। लेकिन संविधान को संविधान की आत्मा नहीं माना गया था। ऐसा केस था बेरूबारी केस 1960 ईस्वी में आया था। हम अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। हमारा 8वां प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यानी जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना के आरंभ के विषय में पूछा गया है। हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो जो शब्दों से स्टार्ट होती है उसका नाम है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को सार्वभौमिक, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्र, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमारे संविधान के जो पहला वाक्य है वो है क्या, हम भारत के लोग। तो इसका उत्तर क्या हुआ, हम भारत के लोग। यानी हमारी प्रस्तावना का पहला भाग यानी पहला लाइन जो है उसमें लिखा है हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है। यानी जो राष्ट्रगान है वो कितनी देर में गाया जाता है। इसका उत्तर बताएं तो इसका उत्तर है 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 45 या 50 सेकेंड। तो इसका उत्तर क्या होगा, 52 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान की बात करेंगे तो राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था और राष्ट्रगान जिसे हम जन गण मन अधिनायक जय हे ये जो लिखा है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के वो पहले व्यक्ति है जिन्हें, एशिया के वो पहले व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। वहीं 24 जनवरी 1946 को, यानी 24 जनवरी 1946 को राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यानी भारत का राष्ट्रीय गान बताया गया। और देखें तो राष्ट्रगान को ये तारीख है 1950 ईस्वी में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। वहीं गीत की बात करें तो गीत यानी वंदे मातरम,
वंदे मातरम जिसे आनंद मठ यानी उपन्यास से लिया गया है और जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। वंदे मातरम जो है सबसे पहले 1896 में गाया गया था। तो वंदे मातरम 1896 में पहली बार गाया गया था और इसे हमारे संविधान में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान में मान्यता दी गई। वहीं राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी में मान्यता दी गई और इसे पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा उसमें लिखा है भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया। ये आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22 जुलाई 1947। देखिए 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं जिसमें लाल है, वाली केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है। जो केसरिया रंग है वो हमारा साहस का प्रतीक है और वहीं हरा रंग है वो उर्वरकता का प्रतीक है और श्वेत रंग है वो हमारा शांति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। और अगर हम राष्ट्रीय ध्वज के अलावा राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो राष्ट्रीय चिन्ह को हमारे संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो अशोक के सिंह स्तंभ जो बनारस में स्थित है वहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वही राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग हैं इसकी जो डिजाइन है वो पिंगली वकैया नामक व्यक्ति ने की थी। और हम अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950। वही 2008 में भारत के द्वारा यानी संविधान के द्वारा जो है हम कह सकते हैं कानून के द्वारा भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई जिसका नाम है गंगा। तो भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम गंगा है और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। तो इस प्रकार हमने देखा जो 10 क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हमने ये भी देखा कि एक क्वेश्चन से किन प्रकार से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। लगभग हमने 50 से 60 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। एक क्वेश्चन के माध्यम से अन्य क्वेश्चनों को भी हमने देखा किन प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर हमें आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।